हेलो भाई। स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म पाथवे अचीवर्स पे। दोस्तों, यूपीएसआई का एग्जाम बहुत ही नजदीक आ चुका है और हमने आज से ये डिसाइड किया कि आपको प्रैक्टिस सेट नहीं कराएंगे, बल्कि उन प्रैक्टिस सेट्स में जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनके कुछ गिने चुने सेलेक्टेड क्वेश्चंस हम आपको सोल्यूशन कराएंगे जो एग्जाम में बहुत ही पूछे जाते हैं। जो पीवाईक्यू के रूप में अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में देखेंगे तो बहुत बार बार पूछे जाने वाले प्रश्नों को हमने आपके लिए डिस्कशन करने की सोच लिया है। तो अभी बचे हुए जो भी 18-19 दिन या 15-16 दिन बचे हुए इनमें जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम आप हो सकता है अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। ठीक है, तो आज हम भी आप लोगों के लिए शुरू कर रहे हैं और आप पर डे आप इस क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लें और जो लगे आपको कि हाँ ये बेहतरीन सवाल है, हमें इन पे डाउट है, उनको आप नोट करके उस तरह के क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस कर लें। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। चलिए, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन रेशियो से आधारित है। क्या है क्वेश्चन, देखो जरा। क्वेश्चन में कहा गया है कि दो बर्तनों ए और बी में अम्ल और जल, एसिड और वाटर 3:2 और 7:3 के अनुपात में है। ए और बी के विलयनों को 4:3 के अनुपात में मिलाया जाता है। परिणामी विलयन में अम्ल और जल का अनुपात क्या होगा। देखो भाई, कहा गया ए और बी दो बर्तन हैं, तो मैंने कह दिया एक बर्तन है ए और एक बर्तन है बी। इसमें जो अम्ल अम्ल और जल है वो किस अनुपात में है भैया। तो हम कहेंगे कि सर एक जो बर्तन ए है इसमें अम्ल और जल 3:2 के अनुपात में है, जबकि बी में यह 7:3 के अनुपात में है। दोस्तों एक बात जान लीजिए, जब आप किसी मिक्सचर को मिलाएंगे तो मिक्सचर की समान मात्रा को ही एक दूसरे बर्तन में मिलाया जाता है, ऐसे नहीं मिलाएंगे। ठीक है ना। तो जिस भी बर्तन को आप मिलाने जा रहे हैं आप देख लीजिए क्या उनकी मात्रा समान है। तो आप देखोगे इन दोनों की मात्रा हो जाएगी 5, ठीक है, लेकिन इन दोनों की मात्रा कितनी हो जाएगी 10। ये असमान है। सबसे पहला काम क्या होगा, इसको समान करना होगा। तो समान करने के लिए हम क्या करेंगे, अगर इसमें 2 से गुणा कर दे तो ये भी 10 हो जाएगी और ये भी 10 हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो ये हमने 2 कर दिया। फिर कह दिया कि इसे 4:3, यानी कि जो पहला बर्तन है बर्तन ए, इस बर्तन ए से 4 मात्रा लेनी है और इस बर्तन बी से 3 मात्रा लेनी है। तो हम यही इसी रेशियो का इसमें मल्टीप्लाई करा देंगे, यानी 4×3 का इसमें मल्टीप्लाई करा देंगे। तो जो नया हमारा नए बर्तन में जो हमारा मिक्सचर होगा उसी में नए बर्तन में हमें क्या बताना है, नए बर्तन में तो हमें एसिड और जल और अम्ल और जल अम्ल और जल का अनुपात बताना है। ठीक है दोस्तों, तो यहां से देखा जाए एक्स्ट्रा एक्टिविटी क्या हुई है, एक्स्ट्रा एक्टिविटी हुई है 8, 4 दूनी 8, इसका 3 में गुणा कर देंगे, ये हमारा अम्ल हो जाएगा। ठीक है, 8 या 24, ये हो जाएगा 24। पहले जो ए में है अम्ल कितना होगा 8 या 24 और दूसरे में कितना होगा 7 या 21। ठीक है ना, गुणा 21, ये हमारा अम्ल हो जाएगा। ऐसे ही जल कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे पहले में जल कितना है 8 दूनी 16 और दूसरे में कितना है 8 दूनी 16 और एक ये प्लस होगा भाई 8 3 24 प्लस 8 दूनी 24, 3 7 21, 16 प्लस ये कितना हो जाएगा 3 तरह का 9। ठीक है, 3 या 9, तो यही हमारा अनुपात हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई 21 और 35, 20 45, 45 अनुपात कितना हो जाएगा 16 9 25। ये हो जाएगा, काट देंगे 5 से कट जाएगा। बोलो भाई, समझ में आ रहा है ना। 5 9 45, 5 5 25। तो जो हमारा रेशियो है वो किस अनुपात में आएगा, 9:5 के अनुपात में आएगा। यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा 9:5। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आप देख लीजिए क्वेश्चन के सोल्यूशन को और स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समझ लीजिए। ठीक है, बढ़े आगे, चलिए वेरी गुड। इस सवाल को करिए, इस सवाल को करते हैं। देखिए सवाल में क्या कहा गया है, पढ़ लीजिए एक बार, सवाल को करने की कोशिश करिए। एक सेमिनार में संगीत, शारीरिक शिक्षा और फाइन आर्ट्स में प्रतिभागियों की संख्या क्रमशः कितनी है।
देखो भाई, क्रमशः है 216, 96 और 168 है। यदि प्रत्येक कमरे में प्रतिभागियों की संख्या बराबर होनी चाहिए और किसी भी कमरे में एक से अधिक स्ट्रीम के प्रतिभागी नहीं होने चाहिए, तो आवश्यक कमरों की न्यूनतम संख्या क्या होगी? मतलब क्या है? मतलब यह है कि अगर मैंने कहा एक कमरा मैंने निकाला, एक कमरा बनाया, तो उसमें जो एक ही कैटेगरी के लोग होंगे। एक कैटेगरी के अगर मान लिया जाए हमने इसमें ए कैटेगरी रखा है तो इसमें ए ही रहेगा, अगर दूसरे कमरे में बी कैटेगरी रखा है तो उसमें बी ही रहेंगे, और तीसरे में अगर सी कैटेगरी का रखा है तो ये सी कैटेगरी के ही रहेंगे। ठीक है, ऐसे कितने कमरे होंगे ये हमें बताना है। तो ऐसे सवालों के लिए दोस्तों क्या करते हैं, तो ऐसे सवालों के लिए हम 216 लिख लेते हैं। नंबर क्या है? 216 है, 96 है और 168। देखो, हमें क्या करना है, उन न्यूनतम कमरों की संख्या बतानी है जिसमें प्रत्येक कैटेगरी के लोग बैठे रहे। तो ऐसे सवालों को करने के लिए हमें क्या करना होगा, वो बड़े से बड़ा कमरा ढूंढना होगा जिसमें सभी के कैंडिडेट आ सकते हैं। तो इनका हम क्या ले लेंगे, HCF। क्या ले लेंगे भाई? HCF। तो इन सभी का HCF अगर देखा जाए तो जो सबसे नजदीकी दो नंबर हैं उनका अंतर ले लो। HCF निकालने का सबसे बेहतरीन तरीका, सबसे नजदीकी नंबर कौन से हैं, ये दोनों हैं। तो 16 में से 8 जाएगा, 8 बचेगा, 20 में से 16 जाएगा, 4 बचेगा, यानी 48 इसका क्या हो गया, 48 इसका अंतर हो गया। अंतर क्या है इन दोनों का? अंतर। तो आप कहोगे या तो 48 HCF होगा या तो इस 48 के कोई भी फैक्टर ही इनके HCF होंगे। तो अगर 48 इसका HCF होगा तो ये तीनों संख्याओं को पूरी तरीके से डिवाइड करेगा। बोलो हाँ कि ना? तो देखा जाए 48 दूना 96 ये हो रहा है, लेकिन ये 48 से 168 डिवाइड नहीं हो रहा है। तो आप कहोगे सर 48 तो इसका HCF हो नहीं सकता, तो इसके बाकी कौन से हो जाएंगे फैक्टर? तो आप कहोगे 24 दूना 48। तो देखो भाई, अगर यहां से देखा जाए 24, क्या 24 सभी को डिवाइड कर दे रहा है? तो अगर देखा जाए 24 चौको 96, ये 4 बार में डिवाइड करेगा और ये हो जाएगा 7 चौक 28। हाँ, ये 7 बार डिवाइड करेगा और ये 9 बार में। तो ऐसे सवालों के लिए सबसे पहले हम HCF निकालते हैं। तो ये हमारा जो 24 है, ये संख्या 24 है, ये क्या हो जाएगी, HCF हो जाएगी इन सभी तीनों संख्याओं का। यानी जो एक कमरा है उसमें हम अधिक से अधिक 24 लोगों को बिठा सकते हैं। तो ऐसे कमरों की न्यूनतम संख्या कितनी हो जाएगी, देख लीजिए। न्यूनतम संख्या के लिए जो कमरे हैं, कमरों की संख्या कैसे निकलेगी भाई? कैसे निकलेगी? 216 डिवाइड बाई HCF प्लस 96 डिवाइड बाई HCF यानी कि 24 प्लस 168 डिवाइड बाई 24। ठीक है, ये जाएगा आपका कितनी बार में? ये बार जाएगा 9 चौको 36, ये 9 बार में जाएगा, ये जाएगा 4 बार में, और ये जाएगा 4 7 28 7 बार में। 7 4 11, 11 9 20, यानी कि जो कमरों की संख्या है वो कितनी हो जाएगी दोस्तों? ये हो जाएगी आपकी 20। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? 20 इसका सही जवाब हो जाएगा। तो इसको टिक कर लीजिए, इसको प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है भाई, चीजें समझ में आई ना आपको बेहतरीन तरीके से, लाजवाब शानदार तरीके से? तो आप इस सेशन को लाइक कर दीजिए और प्रत्येक दिन जब तक आपका एग्जाम नहीं होता, हम कोशिश करेंगे प्रत्येक दिन आपको ऐसे ही चुने हुए क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं या बार बार पीछे एग्जाम्स में पूछे गए हैं, हम आपसे डिस्कस कर लेंगे। ठीक है भाई, चलिए अगले सवाल पर आ जाते हैं। अगला सवाल देखिए, कहा गया चक्रवृद्धि ब्याज पर 30% वार्षिक दर से 20,500 रुपए की धनराशि उधार दी जाती है तो कितने वर्षों में यह 34,645 हो जाएगी। दोस्तों आप समझते हैं कि जो हमारा अमाउंट होता है चक्रवृद्धि ब्याज में, क्या होता है, P1 प्लस R अपॉन 100 की पावर N। N क्या, N कह दो यार, इसी को हम लोग T कह सकते हैं। तो ये हमारा समय हो जाएगा, तो हमें समय ही बताना है। तो इस सवाल को हम ऐसे कर लगा सकते हैं कि ये हमारा A है, A कितना दिया हुआ है, 34 645, और जबकि P कितना दिया हुआ है, P आपका दिया हुआ है 20,500। अब यहाँ पे आप रख देंगे R आपका दिया हुआ है, R कितना दिया हुआ है, 30%। अगर इस सवाल में रखेंगे तो आपको इसमें रख के चलिए हम बता ही देते हैं, ये हो जाएगा आपका 24,645। ठीक है ना, इसमें रख देते हैं, इसको मिटा देते हैं भाई, समझो जरा। ये क्या हो जाएगा, 24 34 645
आपका अमाउंट है, और ये P बटे में आ जाएगा तो ये हो जाएगा 20,500, 20,500 हो जाएगा। और R कितना है, R है आपका 30%, 30% से 30% को लिख सकते हैं 3/10, तो ये 1 + 3/10, और इसकी पावर कितनी हो जाएगी T। यहां से अगर सॉल्व किया जाए तो देखेंगे आप, ये आपका कट जाएगा, ये हो जाएगा 5 बार में 5 चौको 20, 5 एकम 5, 0 0, और ये हो जाएगा 5 छक्का 30, और बचेगा कितना 4, 5 नवा 45, और ये बचेगा कितना, एक बचेगा 5 दूनी 10, 5 नवा 45। अब देखेंगे आप, ये और आगे नंबर कट सकता है, 41 से कटेगा तो आप कहोगे सर ये हो जाएगा 41, और ऊपर काटेंगे तो ये हो जाएगा 41 एकम 41, बचेगा कितना 41, अच्छा 41 और 20 28 बचेगा, 28 और 2, ये हो जाएगा 28 और 2 हो जाएगा इतना, ये लगभग 41 से जाएगा 6 बार में, 6 चौको 24, 6 बार में जाएगा, और जब 6 बार में जाएगा तो 6 कम 6 और 6 चौको 24, कितना बचेगा, 12 में से 6 जाएगा, 6 बचेगा, 7 में से 4 जाएगा, 3 बचेगा, और आगे उतार लेंगे 9, तो ये 9 बार में जाएगा, यानी ये हो जाएगा 169। तो आप कहोगे ये जो 169 अपॉन 100 ये किसके बराबर होगा, तो आप कहोगे 13/10 की पावर टी, 10 की पावर टी के बराबर हो जाएगा। तो आप समझिए जरा, यहां से ये यहाँ पर देखा जाए 13 का स्क्वायर है, ये 13 का स्क्वायर है, ये 10 का स्क्वायर है, ये है 2, इसको लिख सकते हैं 13/10, और इसकी पावर टी। जब बेस बराबर होते हैं तो आधार क्या हो जाते हैं, जब बेस बराबर है तो घातें समान हो जाती हैं, यानी जो आपका आंसर है वो हो जाएगा 2 साल। ठीक है, कितना हो जाएगा आंसर आपका, तो आप कहोगे सर 2 साल हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा, तो आप इसको लगा लीजिए। ठीक है, ये हो गया आपका एक बेहतरीन सा तरीका इसको सॉल्व करने का। क्या इस दूसरा तरीका इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का हो सकता है, तो जी हाँ बिल्कुल हो सकता है। आपको थोड़ा सा मैं स्क्रॉल करके, चलिए इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है ना, एक दूसरा तरीका हम आपको सिखाना चाह रहे हैं, क्योंकि हम आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज कराने आए हैं, तो ये तो सोल्यूशन हो ही जाएगा। अगर आप फॉर्मूले से करना चाहते हैं तो ये ऐसे हो जाएगा, या फिर आप दूसरा तरीका क्या हो सकता है, देखिए समझो जरा, दूसरा तरीका क्या हो सकता है, इसको ऊपर पूरा कर देते हैं। हमारे पास ए दिया हुआ है, ए दिया हुआ कितना दिया है भाई, ए दिया हुआ है, देखो देख लेते हैं, ए कितना दिया हुआ है 34,645, 34 ए दिया हुआ है 34,645, जबकि पी दिया हुआ है कितना 20,500, जी हाँ 20,500। तो हम इन दोनों का रेशियो बना देंगे, इन दोनों का हम रेशियो बना लेंगे, और फिर देखेंगे क्या इसको काटने वाला कोई नंबर मौजूद है, तो आपको जी हाँ बिल्कुल 5 से काट देंगे, 5 को 20, 5 कम 20, 0 0, 5 छक्का 30, 5 नवा 45, और बचेगा कितना 1, 5 दूनी 10, और ये 5 नवा 45। अब ये 41 से कट जाएगा तो आप कहोगे 100, और ये हो जाएगा कितनी बार में 169 टाइम्स में। तो ये 10 का स्क्वायर होता है, और ये होता है 13 का स्क्वायर। स्क्वायर ये दिखाता है कि आपका नंबर क्या है, ठीक है ना, स्क्वायर ये दिखाता है कि आपका नंबर क्या है, किसमें, समय में। ठीक है ना, तो ये समय दिखाता है। अगर स्क्वायर बनेगा तो 2 साल, ठीक है ना, अगर क्यूब बनेगा तो 3 साल, अगर पावर 4 बनेगी तो 4 साल। तो आप ऐसे बहुत ही आसान तरीके से निकाल सकते हैं कि जो टी का मान होगा कितना होगा, ऑप्शन नंबर जो भी है आंसर हो जाएगा आपका 2 साल। ठीक है ना, तो देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए बहुत ही शानदार, बहुत ही लाजवाब। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ 2। ठीक है, चलिए आगे सवाल पर आ जाते हैं। अगला सवाल बहुत ही बेहतरीन तरीका, बहुत ही पूछा जाने वाला सवाल है, बहुत ही अच्छा तरीका है इसका, ढूंढ लेते हैं क्या हो जाएगा भाई। चलिए लगाइए इस क्वेश्चन को। भाई ये जो 9वां और 5वां पद दिया है ये कुछ और नहीं है, ये टीएन है। आप कह सकते हैं टीएन बराबर, या फिर टीएन को हम लिख सकते हैं T9 इक्वल टू 17.25, है ना। ये सवाल पीवाईक्यू का है, बहुत ही पूछा जाता है ऐसे। T5 कितना दिया हुआ है, आप कहोगे सर 13.25। तो अगर मैं कहूँ ये 9वां पद है और ये 5वां पद है, और जो हमारा डी होता है, डी क्या होता है दोस्तों, डी होता है दोस्तों सार्व अंतर, सार्व अंतर, कॉमन रेशियो, कॉमन रेशियो इसको बोलते हैं, कॉमन रेशियो।
जिसे हम लोग डी से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। तो कॉमन रेशियो की बात अगर हम करें तो कॉमन रेशियो हो जाता है इन दोनों का अंतर। अगर 9 में से 5 जाएगा तो आप कहोगे डी कितना बचेगा, 9 में से 5 जाएगा तो आपका डी कितना बचेगा भाई, ये 9वां पद है, ये 5वां पद है, तो बीच में कितने पद होंगे, तो आप कहोगे 5 6, छठा पद होगा, 7वां पद होगा, 8वां पद होगा और ये 9वां पद होगा, ठीक है। 5वां, छठा, 7वां, 8वां, तो आप कहोगे बीच में 4 पद होंगे, तो हम ये कह सकते हैं 4D, ठीक है ना। 4D बराबर कितना हो जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस ले लीजिए तो हो जाएगा कितना, 17 में से 13 जाएगा 4, तो D बराबर कितना हो जाएगा 1, ठीक है ना दोस्तों। तो D बराबर कितना हो गया 1। अब आप एक चीज जान चुके हैं कि D इसका कितना हो गया, D बराबर 1। जब डिफरेंस 1 है तो Tn वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, क्या होता है Tn बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है ना। इसमें रखेंगे तो Tn कितना है, Tn आपका है 17.25 रख दीजिए, बराबर ए आपको पता नहीं है क्योंकि डी तो निकाल लिया लेकिन ए नहीं पता है। जब 9 ले रहे हैं तो प्लस n माइनस 1 यानी 8 हो जाएगा और डी का मतलब है इंटू 1, डी का मतलब है इंटू 1, तो ये हो जाएगा कितना हो जाएगा भाई 8। ए बराबर ये इधर आ जाएगा तो 9 ए बराबर 9.25। अब किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, अब किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में अगर आपको ए पता चल गया, डी पता चल गया, डी कितना है 1 है, प्रथम पद, अंतर और एन भी पता चल गया, तो एन कितना है 16 है, तो एन आप लगा सकते हैं n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। इसमें आप लगा देंगे तो आपका आंसर जो भी है आप निकाल सकते हैं। तो देखिए एसएन n/2 कितना है 16/2, 16/2 2a, इस a का जब 2 गुना करेंगे तो इसका जब 2 गुना करेंगे तो 9 दूनी 18.5 हो जाएगा, 18.5 हो जाएगा प्लस n माइनस 1 कितना है n आपका 16 है, जब 1 करेंगे माइनस तो हो जाएगा 15 इंटू 1, ठीक है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा भाई 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, तो ये हो जाएगा 15 और 18, 15 30, 30 3 33, 33.5 हो जाएगा और 33.5 का जब मल्टीप्लाई कराएंगे 8 में तो हो जाएगा 8 पंचे 40 का 0, 8 पंचे 40 का 0, हाथ में 4 आतिक 24 और 4 28 के 8, हाथ में 2 आतिक 24, 24 2 26, यानी एक संख्या बाद दशमलव लग जाएगा, तो आपका जो आंसर है वो 268 हो जाएगा। 268 माने ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर, ठीक है। तो ये बहुत ही बेहतरीन शानदार आपका सॉल्यूशन हो गया। ऐसे सवाल आपको देखेंगे आप पीवाईक्यू में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में बार बार आपको देखने को मिलेंगे, तो ऐसे क्वेश्चनों की बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप प्रैक्टिस कर लीजिए। देखिए क्या है क्वेश्चन, एक बार फिर से समझा देता हूं आपको। इस क्वेश्चन में कहा गया है जो आपका T9 है वो कितना है 17.25, जबकि T5 कितना है 13.25। तो जब भी आपको डी निकालने के लिए कहा जाए तो ए कितने पद है, इनके बीच में कितने पद नहीं है, तो आप कहोगे 4 पद नहीं है, तो 4D बराबर इन दोनों का डिफरेंस, तो D इक्वल टू यहाँ से 1 हो जाएगा, और जैसे ही D1 आ जाएगा तो आप ए निकाल सकते हैं। ए कैसे निकाल जाएंगे, तो Tn बराबर होता है ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस फॉर्मूले में रख करके आप D पता है, Tn पता है, तो ए आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ जाते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल क्या है 3 7 11 15 और 40वें पद तक का योगफल क्या होगा। देखिए योगफल की बात किया जाए ये हमारा ए हो जाएगा, सार अंतर जो डी है वो कितना है 7 4 11 हो जाएगा, तो Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लगा दीजिए, आपका आंसर सामने आ जाएगा। तो 40/2 2a यानी कि 3 दूना 6 प्लस n माइनस 1 यानी कि 39 इंटू डी कितना है 4, यहाँ से मल्टीप्लाई करा देंगे और इसमें डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 20, 20 बार में जाएगा तो ये हो जाएगा 4 9 36, 4 9 36 का 6 हाथ में 3 4 12, 12 3 15, 156 और 6 162, यानी कि 20 इंटू 162 आपका यही आंसर हो जाएगा। तो 0 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 2 छंग 12, 2 एकम 2 1 3, 3240, ठीक है 3240 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका
सही जवाब, बहुत ही शानदार तरीके से। अगले सवाल पर आ जाइए। अगला सवाल क्या है, एक वस्तु का अंकित मूल्य 5,000 रुपए था। उस वस्तु को बेचते समय विक्रेता ने 15% और 5% की दो क्रमागत छूटें दी। उस वस्तु का अंतिम विक्रय मूल्य एसपी बताना है। अगर ये एसपी ना पूछ करके आपसे कह देता कि इक्वल डिस्काउंट क्या होगा, तो ए प्लस बी माइनस ए बी बटे 100 से हम लोग इसको बहुत ही आसानी तरीके से लगा सकते हैं। लेकिन क्योंकि सेलिंग प्राइस पूछा है, तो देखो 5,000 इसका क्या है, अंकित मूल्य है। हमेशा छूट अंकित मूल्य पर दी जाती है। ठीक है दोस्तों, अंकित मूल्य पर हमेशा छूट दी जाती है। तो पहली छूट कितनी है, 15% की। 15% की छूट होगी तो एमआरपी अगर 100% का है, 15% की छूट देगा तो 85% बचेगा, है ना। और 85% को हम लोग लिख सकते हैं 17/20। ऐसे ही दूसरी छूट कितनी है, 5% की। तो अगर 100 पर 5% की छूट देगा तो बेचेगा कितने में, आप कहोगे सर 95% पे बेचेगा। और 95% को हम लोग लिख सकते हैं 19/20। ठीक है ना। बस इसी को सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहां से देखा जाए, ये एक जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, यानी एक जीरो तो रहेगा ही हमारे पास, सबके पास एक जीरो है। ठीक है, कोई बात नहीं, है ना। और बटे में 4 है, तो यहाँ पर बटे में 4 है, इसको मल्टीप्लाई करना भी पड़ेगा। 17×5 = 85, यानी कि 85 और ये गुणे 19/4। तो इसको सॉल्व करेंगे, 19×5 = 95 का 5 हाथ में 9, 19×8 = 152 और 152 और 9 161, 161 डिवाइड बाई 4 कर लेंगे तो हो जाएगा कितना, 4 चौको 16, 0, 4 चौको 16, 0। अच्छा, 4 और 0 से लेकर के एक ही ऑप्शन है, आप जिसको चाहे तो पूरा कर लीजिए। 4 3 12 बचेगा 3, 4 पंचे 4 3 12 बचेगा 3, 4 7 28.5। ठीक है, 4037.25। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा, बहुत ही शानदार तरीके से। ठीक है, अगला सवाल देखिए। एक्स और वाई की मासिक कीमत 9:7 के अनुपात में, जबकि इनका खर्च 5:3 के अनुपात में है। यदि उन्होंने क्रमशः 16,000 और 14,000 रुपये मासिक की बचत की है, तो उनकी मासिक आय में अंतर कितना है। ठीक है दोस्तों, मासिक आय का अंतर पूछा है। मासिक आय का अंतर पूछा है तो आप इसको बहुत ही अच्छे से देखिए, आप इसको शॉर्ट ट्रिक से लगाएंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। और शॉर्ट ट्रिक क्या है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसकी क्या है, शॉर्ट ट्रिक है। तो भैया इसको जरा सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या देख लेते हैं, जो x और y की मासिक आय है। ठीक है, तो मैं लिख लेता हूं, जो दो लोग हैं, एक है x और दूसरा है y, इनके बारे में लिख लेते हैं। आय दी हुई है, आय का जो रेशियो है वो क्या दिया हुआ है, 9:7। 9:7, यानी कि अगर x की इनकम है 9 तो y की इनकम है 7, जबकि इसके खर्च का अनुपात है कितना है भैया, जो 9 का जो इनका खर्च का अनुपात है वो 5:3 का अनुपात है। देखो ट्रिक ये कहती है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। और अच्छा, बचत भी लिख लेते हैं। बचत जो x की है, जो बचत x की है वो कितनी है, x की बचत है आपकी 16,000, ठीक है ना। और y की बचत कितनी है, 14,000। 14,000 y की बचत है। तो फिर हम क्या कर लेंगे, यहां से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जो आय और खर्च का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा उनका अंतर लेते हैं, यानी इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन, इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन। 9 3 27, 5 7 35, इनका जब करेंगे तो आ जाएगा 35, और इनका जब आपस में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 28। ठीक है ना, सॉरी 9 3 27, 27 हो जाएगा। तो आप इन दोनों का अगर अंतर लेंगे, इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, आप कहोगे सर 8 रेशियो का अंतर हो जाएगा। अब 8 रेशियो का अंतर आ चुका है, इसके बाद हम फिर से कलर चेंज करके जो बचत का और खर्च का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है उनका भी अंतर ले लेते हैं। तो देखिए इसका जब y के बचत से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसका इससे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 14 पंचे 70 हो जाएगा। ठीक है ना, 14 पंचे 70 हो जाएगा। और यहां से कितना हो जाएगा, 16 3 48। तो आप कह सकते हैं कि 70,000 और 48,000 का अंतर ही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो देखिए यहां से कितना हो जाएगा, 8,000 8 2 70, 8 48 2 50, 50 20 70, यानी इनका जो अंतर है वो कितना हो जाएगा, 22,000 के। तो देखिए यहां से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो है, यहाँ से चीजें समझाते हैं हम आपको बहुत ही प्यारे तरीके से, बहुत ही शानदार तरीके से, कि जो यहाँ पर आय और खर्च का डिफरेंस है 8 रेशियो, और जहां पर खर्च और बचत का डिफरेंस है 22,000, ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, तो आप कह सकते हैं कि ये बराबर हो जाएगा 8 रेशियो के। ठीक है ना, 8 रेशियो के। तो भैया मुझे बताना क्या है, तो आप जान लीजिए, बनाना तो हमें ये है कि इनका अंतर क्या होगा। तो देखिए 2 रेशियो का अंतर होगा ना मेरे भाई, तो 8 रेशियो बराबर इसके हैं, मैं यहां से 2 से डिवाइड कर दूं तो मुझे 4 रेशियो मिल जाएगा, सॉरी 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। क्यों 4 से? क्यों? क्योंकि हमें 2 रेशियो निकालना है, तो इसको जब 4 से डिवाइड करेंगे तो हमें 2 रेशियो मिलेगा, तो इधर भी 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो आप कहोगे 4 पंचे 20 और बचेगा 4 पंचे 20, 2 जीरो बचेगा, यानी 2 रेशियो का वैल्यू कितना आ गया? 5500। तो आप कह सकते हैं कि सर जो इसका आंसर होगा, यानी एक्स और वाई के मासिक आय का जो अंतर होगा वो क्या हो जाएगा? अंतर। एक्स और वाई का आय का जो अंतर होगा, आय का जो अंतर हो जाएगा भैया, कितना हो जाएगा? 5500। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही जवाब हो जाएगा। बहुत ही शानदार तरीके से। देखो दोस्तों, मैंने क्या किया है, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे लिए हैं, तो आप लोग ये मत सोचिएगा कि एक लाइन में बता दीजिए, एक लाइन में बता दीजिए, ये एक लाइन में करने वाले सवाल नहीं है कि भाई ऑप्शन से ही एलिमिनेट कर दें। ठीक है ना, ये सवाल लगाने पड़ेंगे। ठीक, चलिए अगले सवाल। तो मैं सिर्फ उन्हीं इस प्रैक्टिस में, इस सेशन में, इस सीरीज में केवल मैं उन्हीं क्वेश्चंस को लूंगा जो बहुत ही शानदार होंगे और उनको लगा करके ही सॉल्व किया जा सकता है। अच्छा, ये क्वेश्चन जैसे देखो टेक्निकल क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करिए और बहुत ही शानदार तरीके से हम इसका आंसर बताएंगे, लेकिन पहले आप इसको सॉल्व करिए। बताइए इसका आंसर क्या होगा जल्दी से। चलिए बताते हैं। देखो भाई, अगर मैं आपको एक बात समझाना चाहूं, ठीक है, क्या समझाना चाहूं समझो जरा। अगर मैंने कहा कि मैंने एक गोला ले लिया, अच्छा गोला लेना है यानी 3D ले लेता हूं मैं, ठीक है 3D ले लेता हूं, ये रहा, ओ सॉरी, इसमें से लेता हूं, ठीक है। चलो मैंने एक गोला ले लिया, ये रहा गोला, ये गोला ले लिया पूरा, ठोस गोला है, ऐसा मान लेते हैं कि ये कैसा है? ठोस गोला है। तो अगर मैं कहूं इस ठोस गोले की त्रिज्या, भाई त्रिज्या क्या होगी? आप कहोगे सर त्रिज्या जो है यहां से लेकर के, इस सेंटर से लेकर के इस परिधि को मिलाने वाली दूरी क्या कहलाएगी? रेडियस। अगर मैं इसकी रेडियस को बढ़ा दूं, अगर मैं इसकी रेडियस को बढ़ा देता हूं, अगर मैं इसकी रेडियस को बढ़ा देता हूं, तो आप कहोगे सर इसकी रेडियस अगर बढ़ा देंगे तो क्या होगा? मैंने क्या किया, यहां से रेडियस बढ़ा करके गोले को ऐसे खींच के कर दिया। तो जब गोला बढ़ेगा इसकी रेडियस बढ़ेगी, मतलब क्या है, इसकी रेडियस अगर बढ़ेगी, अगर इसकी रेडियस बढ़ेगी तो गोला भी बढ़ेगा। बोलो, तो अगर गोला भी बढ़ेगा तो पृष्ठीय क्षेत्रफल भी बढ़ जाएगा। तो आप मुझे बताइए, अगर रेडियस को दोगुना कर दिया है ना, दोगुना कर दिया है, दोगुना कर दिया है, अब मुझे बताओ इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होता क्या है? ठीक है भैया, तो यहां से देखा जाए, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल देखा जाए आर स्क्वायर। तो जब त्रिज्या को दोगुना किया गया है ना, तो इसका जो भी पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, क्षेत्रफल यहाँ से पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर, सॉरी 3 गोला है ना, तो 4 पाई आर स्क्वायर हो जाता है। तो 4 पाई आर स्क्वायर हो जाता है, 4 पाई आर स्क्वायर, इसका क्या हो जाता है? पृष्ठीय क्षेत्रफल। यहाँ पर ये जो 4 पाई है दोस्तों, इस 4 पाई का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर त्रिज्या को हम 2 गुना कर देते हैं तो ये 4 गुना हो जाएगी, है ना। आर को जैसे ही 2 रखोगे तो ये 4 गुना हो जाएगी, यानी जो भी हमारा आंसर होगा इस 55 का 4 गुना होगा। तो 5 4 चौको 16 के 6। देखो ये ऑप्शन और ये ऑप्शन तो खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ से इकाई अंक आपका 1 मिल रहा है और यहाँ पर हमारा इकाई अंक आना चाहिए 6। तो 4 चौको 16 के 6 हाथ में 1, 4 चौक 16 17 के 7 हाथ में 1, 4 पंचे 20, 1 21 का 1, ठीक है ना, हाथ में 2, 4 पंचे 20, 2 22। तो आप देख पा रहे होंगे कि आपका जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है ना। अगर यहाँ से अगर यूनिट डिजिट से काम तब चल जाता जब सबका यूनिट डिजिट अलग अलग होता, या फिर यूनिट डिजिट से तब भी काम चल सकता था कि एक ही ऑप्शन में इकाई अंक 6 होता। तो यहाँ से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, जो हमारा पहले क्षेत्रफल था उसका 4 गुना आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, समझ में आया? ठीक है, आप बोलो यस, यस बोलो, कमेंट में लिख करके बोलो कि हाँ जी सर समझ में आया, आगे बढ़िए। ठीक है,
तो हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, अगले सवाल पर आइए। अगला सवाल क्या है, एक व्यक्ति अपना माल 30% लाभ पर बेचता है। यदि क्रय मूल्य में 25% की वृद्धि होती है और विक्रय मूल्य में 10% की वृद्धि होती है तो उसका नया प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। बहुत ही बढ़िया सवाल है, अच्छा सवाल है। समझो जरा इसको सॉल्व करने के नए नए तरीके। आप मार्केट में खूब घूम रहे हैं, लेकिन आप ज्यादा ट्रिक के पीछे ना भागिए, आप कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए। सवाल तो जल्दी हो ही जाएगा अगर आपने कैलकुलेशन फास्ट करने की क्षमता है तो। ठीक है, आपको क्या करना चाहिए, आपको अपनी कैलकुलेशन फास्ट रखनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, लगाइए सवाल को। ठीक, चलिए बात कर लेते हैं। अगर जब भी आय और व्यय का सवाल आता है तो आप जानते हो कि हमारी जो आय होती है वो क्या होती है, वो होती है खर्च यानी कि व्यय प्लस बचत के। ठीक है, तो कहा गया है एक अच्छा ये लाभ और हानि वाला है। ठीक है, कोई बात नहीं, इसको मिटा देते हैं। अगर लाभ और हानि की बात कर लिया जाए कि अगर हमारा जो सीपी है और जो एसपी है, लाभ हो रहा है तो 100 रुपए की वस्तु 30% लाभ, अपना माल 30% लाभ पर बेचता है तो 30% का लाभ लेकर के कितने में बेचेगा, 130 में बेचेगा। यही रेशियो हो जाएगा ना दोस्तों। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। आप कहेंगे सर अगर इसमें कुछ वृद्धि हो गई, जैसे क्रय मूल्य, जो भी हमारा क्रय मूल्य है इसमें 25% की वृद्धि हो गई, कितनी हो गई है, 25% की वृद्धि होगी, तो अब नया एसपी कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 125 हो जाएगा। और एक बात कही है कि इसके विक्रय मूल्य में 10% की, इसके विक्रय मूल्य में कितना हो रही है, 10% की वृद्धि हो रही। तो भाई 10% जो 130 है, 130 का 10% 13 होगा ना, कैसे होगा आपको ऐसे तुरंत पता चल जाना चाहिए। नहीं चल रहा है तो ऐसे सॉल्व करेंगे, भले ही टाइम लगेगा तो कोई बात नहीं है। तो 13 अगर इसमें हम बढ़ा दे तो कितना हो जाएगा, 143। अब हमारा सेलिंग प्राइस है कितना है, 143 है, जबकि कॉस्ट प्राइस कितना है, आप कहोगे सर 125 कॉस्ट प्राइस होने पर हमारा सेलिंग प्राइस कितना हो जाता है, 143 हो जाता है। इस कंडीशन में जो हमारा नया लाभ प्रतिशत होगा, नया लाभ प्रतिशत होगा वो क्या होगा दोस्तों, कितने का वृद्धि हो रहा है। तो आप कहोगे सर 25 और 25 में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 33। हाँ, 18 की वृद्धि हो रही है, 18 की। लेकिन किस में हो रही है, आप कहोगे सर 125 में हो रही है। परसेंट के लिए 100 लगा देते हैं, 25 पंचे 125, 25 पंचे 125, 25 चौको 100, 18 चौक 72, 72 बटे यहाँ पर कर देते हैं। ठीक है, चलिए थोड़ा सा आगे स्क्रॉल कर लेते हैं। ये जो लाभ परसेंट है वो कितना हो जाएगा, 72/5, यानी कि 14×5 = 70 होता है। तो 14×5 = 70, देखिए एक ही ऑप्शन है तो यही आपका आंसर हो जाएगा। आप क्या कह सकते हैं कि सर जो हमारा आंसर है वो 14.4% इसका सही जवाब हो जाएगा, यानी कि 14×5 = 70.14। ठीक है, 14×5 = 70 और बचेगा कितना, 2, 5 चौको 20, 14.4% इसका सही जवाब। ठीक है दोस्तों, मेरे ख्याल से आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और सेशन को आप लाइक कमेंट करते रहिए, शेयर करते रहिए, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करिए। ठीक है दोस्तों, ताकि आपको ये जो हमारा सीरीज शुरू हो चुकी है यूपीएसआई के लिए बेहतरीन क्वेश्चन की, ये आपको मिलती रहे। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल क्या है, अच्छा बोर्ड मास पर देखा जाए ऐसे सवालों को, मैथमेटिकल ऑपरेशन का एक क्वेश्चन है। इसको सवाल को करने के लिए देखिए क्या करेंगे हम, इसमें कहा इसमें कौन सा ऑप्शन इस पे पुट कर दिया जाए कि ये हमारा आंसर हो जाए। देखिए मैथमेटिकल ऑपरेशन में सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, भाग वाला साइन को देखते हैं। भाग वाले साइन को रिप्लेस किया जाए तो हमारे पास कौन कौन से ऑप्शन है, तो आप कहोगे सर हमारे पास भाग और माइनस, भाग के साथ माइनस में है और भाग के साथ गुणे पर है। तो भाग के साथ अगर माइनस देखा जाए तो भाग के साथ माइनस वाला जो ऑप्शन है उस पर जाए, तो जहां पर भाग है वहां पर माइनस लिखना है और जहां पर 4 है वहां पर 12 लिखना है। यानी यहाँ पर 12 है तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पर 4 लिखना पड़ेगा। और गुणे से तो कोई मतलब नहीं है तो गुणा ऐसे रहने दो, 5 लिखेंगे प्लस 7। भाग जहां पर है वहां पर हम क्या लिखेंगे, वहां पर लिखेंगे माइनस, 4 की जगह पर हमें 12 लिखना है और भाग की जगह पर, माइनस की जगह पर भाग लिखना है। तो क्या ये आंसर हमारा 25 दे देगा, अगर ये दे देगा तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखो सबसे पहले हम इसको और इसको ही चेक करेंगे, कहाँ गया, इसको ही चेक करेंगे क्योंकि यही दो ऑप्शन है जहां पर हमें भाग दिख रहा है। तो यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो भाई
इसको सॉल्व करके देख लीजिए, ये 6 दूनी 12, ये 2 देगा, बोर्ड मास से सबसे पहले ऐसे सॉल्व करेंगे और ये हो जाएगा 5 को 20, 20 और 7 27, 27 में से 2 जाएगा तो 25 आ जाएगा, यानी कि आपका सही जवाब हो जाएगा यही वाला ऑप्शन। 25 में से 2 जाएगा तो 25 के बराबर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका सही क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका पहला ही सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, पहला ही आपका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, चलिए समझ लिए आपने, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, कहा दो वृत्तों की परिधि क्रमशः 264 और सेंटीमीटर तथा 396 सेंटीमीटर, उनकी त्रिज्याओं के मध्य अंतर। देखो भाई, त्रिज्याओं के मध्य अंतर अगर मैंने मान लिया कि एक अगर मैंने कहा एक रेडियस है R1 और एक दूसरी रेडियस है R2, अंतर बताना है मध्य छोटे में से बड़ा, तो हम अगर बड़ी परिधि को पहले रख ले तो बड़ी परिधि की त्रिज्या बड़ी होगी, छोटी परिधि का त्रिज्या छोटी होगी। तो अगर हमें परिधि पता है कि 2 पाई R होती है ना, तो यहां से देखा जाए R की वैल्यू देखा जाए 396 बटे 2 पाई माइनस 264 बटे 2 पाई हो जाएगा। यहां से अगर सॉल्व करेंगे 6 में से 4 जाएगा, 2 बचेगा, 39 में से अच्छा 6 में से 9 में से 6 जाएगा तो बचेगा 3 और ये हो जाएगा 132 बटे 2 पाई। पाई के जगह पर लिख सकते हैं 22 बटे 7 चला जाएगा ऊपर। ठीक है, तो यहां से इसको सॉल्व कर देंगे आगे, तो ये क्या हो जाएगा 2 छंग 12, 2 छंग 12, 22 दिया 66, तो 3 सते 21, जो हमारा रेडियस का जो अंतर है वो हो जाएगा 21 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब बेहतरीन तरीके से। अगले सवाल पर आ जाइए। चलिए देखिए, इस सवाल का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समझ लीजिए अच्छे से। अगले सवाल पर आ जाइए। 8 वर्ष पहले ए और बी की आय का अनुपात, देखो जरा ए और बी, ए और बी दो लोग हैं, ए और बी 8 वर्ष पहले, यानी कि हम -8 साल लिख सकते हैं, 8 वर्ष लिख सकते हैं, जो भी मन हो आप लिख दीजिए। ए और बी की आय का अनुपात कितना है, 4:5 है। फिर कह रहा है कि 12 वर्ष के बाद, यहां से आप पहले 0 पर आएंगे, फिर 0 से फिर 12 साल बाद आएंगे, यानी कि प्लस का 12 साल हो जाएगा, तब इनका जो आय वर्ष लिख देते हैं, तब इनकी जो आय का अनुपात है वो कितना हो जाता है, 13:15। दोस्तों आप मुझे एक बात बताइए, जब वही दो लोग हैं, वो जब पहले इनका अगर देखा जाए अंतर जो है वही अंतर अभी भी होना चाहिए, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पर अंतर 2 का है, यहाँ पर अंतर 1 का है, तो हम अंतर बराबर कर लेंगे। यहाँ पर अंतर 2 का है, यहाँ पर अंतर 1 का है, तो मैं इस अंतर को बराबर करने के लिए 2 से गुणा कर दूंगा, तो हमारा जो नया रेशियो बन करके आ जाएगा ए और बी का, वो क्या हो जाएगा, तो आप लोगों के साथ 4 दूनी 8 अनुपात 5 दूनी 10, यानी कि 8 वर्ष पहले ये 8:10 के अनुपात में थे, और 12 वर्ष के बाद इनका अनुपात कितना है, तो यहाँ पर तो हमने कुछ गुणा ही नहीं किया, तो इनका सेम अनुपात रहेगा, यानी 13:15 ही रहेगा। तो देखो क्या हुआ है, 8+5 रेशियो बढ़ा है, इसमें भी 5 रेशियो बढ़ा है, और ये 21 हो पाया है क्योंकि 8 साल पहले के और 12 साल बाद के मिलकर कितना हो जाएगा, 20 वर्ष हो जाएगा। तो आप कहोगे सर 1 रेशियो बराबर किसके हो जाएगा, 1 रेशियो बराबर हो जाएगा, आप कहोगे 5 को 20, 4 वर्ष के। तो मुझे बताना है कि बी की आयु, बी की वर्तमान आयु का है। अगर 8 साल पहले देखा जाए तो 5 रेशियो का मतलब कितना हो जाएगा भाई, सॉरी 5 नहीं 10 रेशियो, ये हमारा है ना। यहां से अब देखा जाए तो हमारा जो है वर्तमान, नहीं ये 10 साल पहले की बात है, ये 10 साल पहले की बात है, तो हमें तो वर्तमान बतानी है, तो 10 रेशियो का वैल्यू कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 40, और वर्तमान में जाने के लिए हमें +8 करना पड़ेगा, +8 करना पड़ेगा, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा 48 साल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब। ठीक है दोस्तों, चलिए, तो ये आज के बहुत ही बेहतरीन लाजवाब सवाल है। ठीक है ना, हम आपकी क्लास को ज्यादा लंबी नहीं खींचेंगे, जो भी आधा घंटा 35 मिनट में जितने भी सवाल हो जाएंगे उतने ही सवाल करेंगे, ताकि हम अगली क्लास को अगले दिन भी ऐसे बेहतरीन सवाल लेकर के आएंगे। और अगर आपको ऐसे सवालों की मैराथन चाहिए होगी तो फिर आप मुझे बता दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को तक हमारी बात पहुंचेगी, तो हम अपने लिए आपके लिए ऐसे 50 सवालों की या 100 सवालों की एक मैराथन भी आपके लिए ले आएंगे, ऐसे बेहतरीन सवालों की। ठीक है ना, तो आज की कक्षा को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू, जय हिंद।